अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन किया जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या इस तरह की जितनी भी सर्जरीज की जाती हैं, क्या उनका फ़ायदा होता है या उनकी सक्सेस रेट कितना होता है? कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अपनी जॉइंट की रिप्लेसमेंट करवाता है नी की, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो रिकवर कर जाएगा या दोबारा चलना शुरू कर देगा, या उसकी किस हद तक वो ठीक हो जाता है कि क्या वो भागना दोबारा भाग सकता है? तो इस चीज़ को प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। अच्छा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और ये टिपिकली क्वेश्चन पेशेंट या उनके अटेंडेंट जिनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपको नी सर्जरी की ज़रूरत है या नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, वो हमसे लाजमी पूछते हैं कि जी हमारी फैमिली में किसी का हुआ था, वो दोबारा चल नहीं सके, या हमारे फैमिली वालों ने कहा है कि नहीं अगर हो गया तो फिर चल नहीं सकेंगे। उसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो पेशेंट की रिकवरी और पेशेंट की जो प्री ऑप कंडीशन है, मतलब पेशेंट मरीज़ हमारे पास अपने आर्थराइटिस की किस स्टेज पे आया है और वो फिज़िकली उसकी एक्टिविटी या मसल्स की कंडीशन किस तरह। उसको सबसे सिंपल अल्फाज में जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ वो ये है कि अगर आप बग़ैर सहारे के मेरे पास आए हैं तो आप बग़ैर सहारे के सर्जरी के बाद भी चलेंगे। अगर आप व्हील चेयर पर आए हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसकी एक्सरसाइज में, रिहैब में। अगर आप स्ट्रेचर पे आए हैं तो आपको टाइम मज़ीद ज़्यादा लगेगा। वो रीज़न ये है कि जब आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो आप खाली बोन की अलाइनमेंट को बेहतर कर रहे होते हैं और उसमें स्टेबिलिटी ला रहे होते हैं, लेकिन जो मूवमेंट है उसका ताल्लुक आपके मसल से भी है। तो अगर आप पिछले 1 साल से बेड रिडन हैं या आपकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, आप बस बेड से वॉशरूम तक या वॉशरूम से बेड तक जा रहे हैं और आप दर्द बर्दाश्त किए जा रहे हैं और उस वक्त तक आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुके हैं, तो अब हम सर्जरी तो कर देंगे, लेकिन वो जो वीकनेस ऑफ मसल है उसके लिए आपको एक एक्सेसिव रिहैब की ज़रूरत होती है। वो सर्जरी से कुछ अर्सा पहले भी होती है। यूजुअली जो रिकमेंडेशन होती है वो 4 to 6 वीक्स बिफोर सर्जरी आप ज़रा रिहैब करें अपने मसल्स ताकि ज़रा स्ट्रेंथन हो, और फिर पोस्ट सर्जरी 2 to 3 मंथ्स आपकी रिहैब चलती रहती है ताकि आप अपनी वो स्ट्रेंथ अचीव कर सकें जो कि आपको इंडिपेंडेंटली चलने के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक पेशेंट हैं, लेट सपोज 55-60 ईयर्स का मेल या फीमेल पेशेंट है, ही इज़ वॉकिंग अराउंड और शी इज़ वॉकिंग अराउंड, लेकिन कभी कभार उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो अपनी डेली एक्टिविटी उस तरह से नहीं कर पाते जिसमें तरह वो करना चाहते हैं, और उनका जो है ग्रेड 4 या हाई ग्रेड आर्थराइटिस है, तो उसमें जब हम सर्जरी करते हैं तो उनकी रिहैब नेक्स्ट 4 अगले दिन से शुरू होती है। वो चलना फिरना फ़ौरन से शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा पेशेंट जो 6 महीने या साल से ज़्यादा चला ही नहीं है, उसको चलने में डेफिनेटिवली थोड़ा सा टाइम लगता है। जो पहली इंडिकेशन नी सर्जरी की होती है वो पेन है। वो पेन ऐसा पेन है जो रेस्ट पे भी होता है। जब सर्जरी के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो लेटे हैं तब भी उनको घुटने में दर्द हो रहा है, वो चल रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है, तो वो रेस्टिंग पेन उनका काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन वो चल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनके मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, वो जल्दी थक जाते हैं या बॉडी का वेट बेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होते, आदत नहीं रहती, वो कमज़ोर हो गए होते हैं। उसके लिए रिहैब बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अर्ली स्टेज पे आ गए हैं, चलते हुए आ गए हैं, तो 90% सक्सेस रेट है। 90% से मुराद ये है कि अगर हम 100 पेशेंट्स की सर्जरी करेंगे तो 90% पेशेंट बहुत बेहतर हो जाएंगे पहले की निस्बत। जो बाकी 10% है वो शायद उतनी इम्प्रूवमेंट या उतने अच्छे रिज़ल्ट ना आए, पहले से बेहतर वो भी हो जाते हैं लेकिन इतना बेहतर नहीं हो पाते जितना कि बाकी पेशेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो लोग हमसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, वो ये कि अच्छा डॉक्टर कौन सा होता है और अच्छी फैसिलिटी कौन सी होती है? आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जो हम इलेक्टिव बेसिस पे कहते हैं कि जी कुछ डिजीज़ेज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं कि ये इलेक्टिव सर्जरीज़ हैं। इलेक्टिव सर्जरी वो है कि जिसमें इमरजेंसी नहीं है, काफ़ी अरसे से एक मर्ज़ है जो चला आ रहा है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द पूछ सकते हैं। हर शहर में कुछ रीनाउंड हॉस्पिटल होते हैं, कुछ गवर्नमेंट इदारे होते हैं कि जो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो हिप रिप्लेसमेंट के लिए सर्जन यूजुअली रिकमेंडेड होते हैं कि जो कि फेलोशिप ट्रेंड हो या जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल की हो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में, आर्थोप्लास्टी सर्जरी में, तो वो ज़्यादा बेहतर रिकमेंडेड है। लेकिन क्योंकि पुराने जर्नल सर्जन्स भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हैं जो कि एक रूटीन में कर रहे होते हैं, तो आप यू कैन टेक योर सेकंड ओपिनियन, योर थर्ड ओपिनियन एंड देन मेक अप योर माइंड कि आपको कौन सी फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर लगती है, कौन सा सर्जन आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसा कि अगर मैं ख़ुद सर्जन होऊंगा
या ख़ुद पेशेंट होऊंगा तो मुझे सबसे पहले एक तो मैं अपनी फैसिलिटी देखूंगा कि हॉस्पिटल कैसा है, क्या वो मेरी इस हाई ग्रेड सर्जरी के मुताबिक ठीक है, क्या इसमें मेजर सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह उनके अच्छे हैं, क्या उनके पास बैकअप मौजूद हैं, आईसीयू का बैकअप होना चाहिए, आपके पास मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट, एनेस्थीसिया की टीम, वो सारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो उसमें मेजर मैटर करती है वो ये है कि आपका अपने सर्जन के साथ कितना डायरेक्ट ताल्लुक़ है, क्या वो अप्रोचेबल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है तो आपके डॉक्टर या उनकी टीम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमेशा सिलेक्शन वो होनी चाहिए कि जिसमें आपको नंबर 1 दिल की तसल्ली हो, नंबर 2 अच्छी फैसिलिटीज़ हों आपकी डिज़ीज़ के मुताबिक, वो प्रॉपरली वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल होना चाहिए और जो डॉक्टर हैं वो वेल ट्रेन होना चाहिए उस स्पेसिफ़िक फील्ड में जिसमें आपका मसला है या जिसमें आपका इलाज होना है, ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट मिनिमम से मिनिमम। अगर कोई आपसे सर्जरी करवाना चाहता है तो कैसे करवा सकता है? आप हमारे अली मेडिकल के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। यू टेक एन अपॉइंटमेंट, उसके थ्रू हम एक दफ़ा पेशेंट से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनका फॉलोअप होता है, उनसे बातचीत होती है, उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और फिर उसके मुताबिक पेशेंट से ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस किया जाता है कि ये कौन सी स्टेज है, इसके ख्याल में कौन कौन सा स्टेज 1 पे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, 2 पे क्या होना चाहिए, 3 पे क्या होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली पेशेंट फिर हमारे साथ फॉलोअप में आते हैं। तो वो एक रेपो आपकी पेशेंट के साथ बनी होती है और फिर वो ट्रस्ट वाली जब बात आ जाती है तो फिर आप पेशेंट को जो उनके लिए बेहतरीन इलाज है वो गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।